मेयर चुनाव में बीजेपी को धांधली करके जिताया गया था और इस पूरे मामले में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह की बड़ी भूमिका थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट में ही साबित हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी पर बेहद सख्त टिप्पणी की और उन पर अलग से मामला चलाने की बात तक कह दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए गए सभी 8 बैलेट पेपरों की गिनती के आदेश दे दिए और ये सभी बैलेट पेपर आप उम्मीदवार कुलदीप टीटा के पक्ष में गिने गए, जिससे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ही कुलदीप टीटा को जीता मान लिया। दरअसल 30 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव में बीजेपी के मनोज सोनकर को 16 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के कुलदीप टीटा को 16 वोट मिले थे, लेकिन उन्हें मिले 8 वोट रद्द कर दिए गए थे, जिस कारण उनके वोटों की संख्या 12 रह गई और बीजेपी के मनोज सोनकर को जीता घोषित कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप के वोटों की संख्या 20 हो गई है और उन्हें जीत मिल गई। सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, संसद में अब वो राज्यसभा के रास्ते पहुंचेंगी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता ने राजस्थान से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन किया था और अब वो निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 10, हिमाचल प्रदेश की 1 और कर्नाटक की 4 सीटों को छोड़कर बाकी की सभी सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। राजस्थान में 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी को जीत मिली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार में निर्विरोध चुनाव हुआ है। जिन 45 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है, उसमें जीतने वाले उम्मीदवारों में गुजरात से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल का नाम शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से चुनाव लड़ रही हैं, जहां 27 फरवरी को वोटिंग होगी। राज्यसभा के लिए मंगलवार को घोषित 45 सीटों में से बीजेपी को 20, कांग्रेस को 6, टीएमसी को 5, वाईएसआरसीपी को 3, आरजेडी बीजेडी को 2-2, जेडीयू, एनसीपी, शिवसेना, बीआरएस को 1-1 सीट पर जीत मिली है। 3 राज्यों की 15 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें कांग्रेस को 4 सीट मिलना तय माना जा रहा है, जबकि बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है। सपा भी 2 सीट आसानी से जीत जाएगी। उत्तर प्रदेश में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को 38वां दिन है और आज ये यात्रा अमेठी से निकलकर रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंची है। उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा में पिछले 4 दिनों में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता का ये समर्थन ही मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा रहा है। बीते दिन न्याय यात्रा अमेठी में थी और आज यानी 20 फरवरी को अमेठी से चलकर रायबरेली पहुंची है, जहां भारी मात्रा में भीड़ ने यात्रा का स्वागत किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में जब आप 200 बड़ी कंपनियों को देखेंगे तो उनमें से एक भी ओबीसी, दलित, आदिवासी वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन आप मनरेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट देखेंगे तो उसमें ओबीसी, दलित, आदिवासी वर्ग के लोग ही दिखेंगे। ये सरकार आप लोगों से सिर्फ मजदूरी करा रही है। कांग्रेस नेता ने पेपर लीक के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जाति जनगणना पहले नंबर पर बताया। आपको बता दें कि रायबरेली में न्याय यात्रा का विरोध करने बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की कांग्रेस समर्थकों से झड़प भी हो गई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई। उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई बार यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की है और इन घटनाओं को देखकर ये साफ है कि न्याय यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी सरकार का डर बढ़ता ही जा रहा है। रायबरेली से निकलकर यात्रा लखनऊ पहुंची, जहां आलमबाग, 4 बाग से होते हुए कांग्रेस सांसद ने घंटाघर पर जनसभा की। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी न्याय यात्रा में शामिल हो सकती है। यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का पेच अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। सपा और कांग्रेस के 20 सीटों को लेकर कभी भी सहमति का ऐलान हो सकता है, जबकि पहले 3 सीटें मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया को लेकर पेच फंस गया था। अखिलेश यादव ने अमेठी, रायबरेली सहित 17 सीटें कांग्रेस को देने का ऑफर किया था, लेकिन कांग्रेस 20 सीटों की डिमांड कर रही थी, जिसमें मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया की भी सीट शामिल है और इसे लेकर ये दावे हो रहे थे कि कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की बातचीत ही टूट गई है, लेकिन दोनों ही दलों के नेताओं ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि सपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बात कर रहे हैं और बहुत जल्द सब साफ हो जाएगा।
वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नाराजगी और कांग्रेस पर बातचीत न करने को लेकर लग रहे आरोपों के बीच कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सीट शेयरिंग की बातचीत अंतिम चरण में है, इसे किसी भी पल अंतिम रूप दिया जा सकता है। बातचीत जारी है, हमें उम्मीद है कि हम जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। दोनों ही दलों के नेताओं में इसे लेकर बातचीत चल रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़े। हम भी चाहते हैं कि विपक्षी गठबंधन और भी मजबूत हो। थोड़ा समय लग रहा है। अखिलेश यादव का बयान बहुत सकारात्मक। पिछले 8 दिनों से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। किसानों ने ठान लिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों को रोकने के लिए लगातार पुलिस बल का प्रयोग किए जा रहा है। आंसू गैसों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी है। इसी कड़ी में शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान बुधवार को दिल्ली रवाना होंगे, जिसके लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी मशीनरी लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों ने ये फैसला केंद्र के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमने एक्सपर्ट और किसानों से केंद्र के प्रस्ताव पर बात की। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रस्ताव हमारे हित में नहीं है। हमारी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पूरी हो। एमएसपी देने के लिए 1.75 लाख करोड़ की जरूरत नहीं है। 5 फसलों में एमएसपी से देश भर के किसानों का समाधान नहीं हो सकता। ये पंजाब आधारित प्रस्ताव है। ये फसलें अभी भी लगभग एमएसपी या अधिक भाव में बिक रही हैं। मुद्दा ये है कि जो फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं, उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाए। जिन 23 फसलों पर पहले से एमएसपी लागू है, किसान उन्हीं फसलों पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी कानून बनाने की प्रमुख मांग कर रहे हैं। किसान ये नहीं चाहते कि उनकी पूरी फसल सिर्फ सरकार खरीदे, बल्कि किसान खुले बाजार में भी अपनी फसलों को बेचने पर न्यूनतम कीमत को लेकर गारंटी चाहते हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी के नीचे उनकी फसल को सरकार, प्राइवेट कंपनियां या पब्लिक सेक्टर की एजेंसियां कोई भी नहीं खरीद पाए। और अब एक बार फिर किसानों ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली आकर ही रहेंगे। सरकार जब तक किसानों की बात नहीं मानेगी, किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों ने साफ कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों को रोकने के लिए और क्या कुछ करती है। सभा चुनाव से पहले बीजेपी को हरियाणा में बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ खबर है कि जेजेपी और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा में सीएम मनोहर लाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ गया है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मंजूरी दे दी और 22 फरवरी को सदन में प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 फरवरी को अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार को झटका दे सकता है, क्योंकि राज्य में निर्दलीय विधायक कांग्रेस के पाले में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ जेजेपी पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रही है। ऐसे में सूत्रों से खबर आ रही है कि जेजेपी और निर्दलीय इस अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस का साथ दे सकती हैं। ये तो पहले से ही तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूट जाएगा। दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जेजेपी अगर अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ जाती है, तो उसे सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार के खिलाफ ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है और जेजेपी पर सरकार का साथ छोड़ने का दबाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के दलों में रस्साकशी शुरू हो गई है। इसी बीच संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चुनाव आयोग 9 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान करने से पहले चुनाव अधिकारी जानकारियां जुटाने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इस बार का चुनावी कैलेंडर साल 2019 की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2019 में चुनाव आयोग ने 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था और लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव हुआ था। 7 चरणों में निर्धारित किए गए इस चुनावी कार्यक्रम में वोटिंग का पहला चरण 11 अप्रैल को रखा गया था, दूसरा 18 अप्रैल, तीसरा 23 अप्रैल, चौथा 29 अप्रैल, पांचवा 6 मई, छठा 12 मई और फिर 7वां 19 मई को रखा गया था। इस बार भी इन्हीं तारीखों पर मतदान होने के आसार जताए जा रहे हैं, पर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। फिलहाल चुनावी तारीखें चाहे कुछ भी हो, पर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है।
मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए सभी दल हर संभव प्रयास कर रहे हैं, पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार जनता किस सत्ता पर काबिज होने के लिए